नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और एक बार फिर से नेहा और मीनाक्षी के साथ हम हाजिर हैं कोरोना अपडेट को लेकर और लॉकडाउन से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर। आपको बता दें कि कोरोना संकट अभी भी बरकरार है। लगातार हम रोज आपको आंकड़े भी बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक अच्छी खबर भी आज आपको हमने बताई थी कि किस तरह से हॉटस्पॉट जो है उसकी संख्या कम होती जा रही है। लेकिन इस बीच लॉकडाउन पार्ट 2 भी अपने आखिरी चरण में है, आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ 3 दिन बाद यानी कि 3 मई को लॉकडाउन पार्ट 2 खत्म हो रहा है। नेहा, बिल्कुल, और सवाल लगातार मीनाक्षी और श्वेता ये भी बना हुआ है कि सरकार दरअसल लॉकडाउन 2 को आगे बढ़ाएगी और अगर बढ़ाएगी तो किन शर्तों के साथ बढ़ाएगी, कहां पर रियायतें दी जा सकती हैं, कहां पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत पटरी पर लाया जा सके। क्योंकि इस वक्त जो कारोबारी हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाए और कुछ शर्तों के साथ ही ढील दी जाए। मीनाक्षी, हालांकि सरकार ने अपने घरों से दूर फंसे छात्रों, मजदूरों, पर्यटकों की घर वापसी के लिए कदम शुरू कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद नोडल एजेंसीज को घर वापसी का ये जिम्मा दिया गया है। घर वापसी के दिशा निर्देश भी तय हो गए और इस बुलेटिन में आज इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि पहली खबर ये जो आ रही है इस वक्त जमात प्रमुख मौलाना साद से जुड़ी हुई है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। साद को क्राइम ब्रांच ने चौथा नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में ये पूछा गया है कि क्या आपने सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं। और इस बीच ये भी बताना जरूरी है कि पहले मौलाना साद की ओर से ये स्टेटमेंट आया था, ये खबर आई थी कि टेस्ट करा लिया गया है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। श्वेता, बिल्कुल नेहा, और इससे पहले भी कई बार हालांकि तलब किया जा चुका है और खुद फार्म हाउस में भी दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के पहुंची थी। लेकिन अब भी बड़ा सवाल नेहा, मीनाक्षी यही है कि क्या वाकई इतना मुश्किल हो रहा है दिल्ली पुलिस या क्राइम ब्रांच की टीम को मौलाना साद तक पहुंच पाना। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, अब इस पूरी खबर पर, क्योंकि लंबे समय से ये खबर चल रही है, एक और नोटिस थमा दिया गया है, चौथा नोटिस है ये मौलाना साद को। आगे क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों इतना मुश्किल हो रहा है मौलाना साद तक पहुंचना? जी देखिए, जो क्राइम ब्रांच है उसने नोटिस भेजा था मौलाना साहब को और कहा था कि वो एम्स या किसी सरकारी अस्पताल से कोरोना का टेस्ट कराए, उसकी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए, उसके बाद ही आगे की पूछताछ होगी। अभी तक मौलाना साहब ने कोई रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी नहीं है। इन सबके बीच चौथी बार नोटिस क्राइम ब्रांच ने मौलाना साहब को भेजा है, जिसमें कहा है कि क्या उन्होंने एम्स या किसी सरकारी अस्पताल से कोरोना का टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया है और अभी तक रिपोर्ट तलब क्यों नहीं की गई है। दरअसल आपको बताऊं कि क्राइम ब्रांच की टीम लगातार फूक का कदम रख रही है, क्योंकि मरकज से जितने जमाती निकले थे उनके जरिए काफी कोरोना फैला था। और बड़ी खबर ये भी है कि जो क्राइम ब्रांच की जांच टीम, उसमें एक कांस्टेबल जो जांच के लिए मरकज गया था वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। इसलिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच एहतियात बरत रही है ताकि किसी पूछताछ के दौरान किसी को संक्रमण नहीं फैले। तो इसी वजह से ये जो रिपोर्ट है वो मांगी जा रही है। मौलाना साहब ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। हालांकि आज तक के एक्सक्लूसिव ग्रुप में उसने क्लेम किया था कि उसने कोरोना का टेस्ट करा लिया है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोना के बहाने मौलाना साहब बच रहे हैं, ऐसा क्राइम ब्रांच का कहना है। शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए। गृह मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं और ये कहा कि राज्य सरकारें इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम करें। बिल्कुल, और यहाँ पर ये देखना भी दिलचस्प होगा किस तरह से इसका खाका तैयार किया जाता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं दरअसल किस साधन से अपने राज्य तक पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये मजदूर हैं और ऐसे में क्या वाकई श्वेता साधन इन तक मुहैया हो पाएंगे, किस तरह से इनका टेस्ट किया जा सकेगा, ये तमाम चीजें अभी इस वक्त क्लियर नहीं है। बिल्कुल नेहा, और यहाँ पर बिहार के जो छात्र हैं, जो मजदूर हैं, उनके बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोटा में काफी समय से वो फंसे हुए हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वो गुहार लगा रहे थे नीतीश कुमार से कि वो कुछ करें। लेकिन अब जबकि ये गाइडलाइंस आ गई है, उम्मीद की जा रही है कि शायद बिहार की सरकार जो है कुछ कड़ा कदम उठाएगी या कुछ ऐसे फैसले लेगी जिससे कम से कम ये मजदूर और छात्र जो हैं अपने राज्य वापस आ सके। और साथ ही साथ नोडल अफसर अब तैनात कर दिए गए हैं महाराष्ट्र और बिहार में भी। हालांकि राजस्थान सरकार ये कह रही है कि बिना ट्रेन के लाखों लोगों को घर पहुंचाना ये मुमकिन नहीं होगा। दिल्ली और मुंबई में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की इस भीड़ ने पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा दिया था। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों की मजबूरी ऐसी
कि कोई पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर घर निकल गया। तो कहीं अपने गांव जाने की उम्मीद में भीड़ दिल्ली और मुंबई के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उमड़ आई। मजदूर, छात्र, श्रद्धालु और पर्यटकों की ऐसी लंबी लिस्ट थी जो लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे। लेकिन 35 दिन बाद इन लोगों के लिए अच्छी खबर आई। हालातों को देखते हुए सरकार ने फंसे लोगों की घर वापसी का खाका तैयार किया है। गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसे राज्यों को भेजा गया है, जिसके मुताबिक राज्य सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजने के लिए नोडल अथॉरिटी गठित करें। यही अथॉरिटी अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके फंसे हुए लोगों को भेजने और उन्हें वापस बुलाने का काम करेगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर कहीं पर कोई ऐसा समूह फंसा हुआ है और वो अपने मूल निवास स्थान जाना चाहता है, तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकती हैं। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जिस बस में लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी, उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा और अंदर भी लोगों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेंगी। घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। इसके बाद सभी को 14 दिनों का होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। गृह मंत्रालय ने तो हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब राज्य सरकारों के सामने चुनौती उन लोगों को वापस लाने की है जिसके लिए पूरा खाका तैयार करना है। दूसरे राज्यों से बात करनी है, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करनी है और उनको लाने, ठहराने और खाने का इंतजाम देखना है। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही है, जिनके मुताबिक बिना ट्रेन के मजदूरों को ले जाना संभव नहीं है। वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे भी स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कह चुके हैं। हालांकि सरकार की ओर से अब तक ट्रेन चलाने की बात सामने नहीं आई है। ऐसे में अभी सिर्फ बस का विकल्प दिख रहा है, जिसमें इन मजदूरों को ले जाना होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 10 लाख लोगों को राहत मिलने वाली है। बस जरूरत है उन्हें ठीक से घर पहुंचाने की, जो पिछले 35 दिनों से घर वापसी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आज तक ब्यूरो। नेहा और मीनाक्षी, पहले ही देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार ये कदम उठा चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार ने अब जो दिशा निर्देश जारी किया है उसके बाद बिहार सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी भी दरवाजे नहीं खोले थे बाहर के लोगों के, यानी कि मजदूरों के और छात्रों के घर आने के। नेहा, बिल्कुल, और बिहार सरकार ने तय किया है कि बिहार सीमा से लोगों को राज्य तक ले जाया जाएगा, उन्हें 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखना होगा। लेकिन पहले जो मुख्यमंत्री जिस बात के लिए मना कर रहे थे, अब केंद्र के दबाव में उन्हें वही बात करनी पड़ी। मीनाक्षी, यानी कि कहीं ना कहीं देर हो गई है, बहुत सारे मजदूर पैदल अपने घरों तक लौट चुके हैं। और एक चुनौती अब ये भी है कि जब छात्रों को वापस लाने के प्रयास हो रहे हैं, तो ऐसे में 14 दिन की निगरानी में उन्हें रहना होगा। बिहार के मंत्री संजय झा से हमारे सहयोगी सुजीत झा ने बात की। अब तो आप लोगों के आग्रह पर केंद्र सरकार ने एक फैसला ले लिया है कि जा सकते हैं जो भी अप्रवासी लोग हैं अपने राज्यों में, तो अब वो भी बैरियर नहीं रहा। अब सरकार क्या करेगी, कैसे बुलाएगी अपने लोगों को, क्योंकि ह्यूज काफी बड़ी संख्या है। नीतीश जी का पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही आग्रह था, प्रधानमंत्री जी का जो वीसी था उसमें, कि भाई एक नेशनल लेवल पे कोई गाइडलाइन हो तो सुविधा होगी इसमें। और हम लोग धन्यवाद भी देते हैं प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का कि एक कॉम्प्रहेंसिव एक आ गया गाइडलाइन। और आपने ठीक कहा कि बिहार में जो हम लोगों ने 1000 रुपये देने की बात की, तो 28 लाख लोग रजिस्टर किए जो बिहार के बाहर है। ये सिर्फ मजदूर है, स्टूडेंट अलग है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सरकार बिल्कुल गेयरअप है। हम लोगों ने जब बिहार बॉर्डर से उनको ब्लॉक में क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, उनको जाके रहना पड़ेगा जो मजदूर आ रहा है 14 दिन वहां पर, उनके खाने का, रहने का। और जो मैं आज सुबह तक पता कर रहा था तो 1.25 लाख मजदूर का रहने का इंतजाम हो गया है। आज शाम तक 2 लाख लोगों का रहने का इंतजाम
ब्लॉक में हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 28 लाख जैसा कि आप बता रहे हैं, उसमें से अगर 50% भी मान लेते हैं तो 15 लाख लोग आएंगे। 15 लाख लोगों को क्वारंटीन करना। दूसरी बात, मेरा एक सवाल ये है कि जो केंद्र सरकार का दिशा निर्देश है उसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार लेके आएगी उनको, यानी कि आपको ही वो सुविधा उपलब्ध करानी है। जहां से मजदूरों को लाना है, बस भेज के या आपको नोडल ऑफिसर बनाना है, उनका स्वास्थ्य का जांच, ये सब कैसे संभव हो पाएगा? कैसे संभव? ये नहीं है कि राज्य सरकार को ही लाना है कि नोडल ऑफिसर कोऑर्डिनेट करेगा जिस स्टेट से लोग आ रहे हैं, वहां से कोऑर्डिनेट करके फिर कैसे यहां पर आएंगे और वहां भी जांच होगा। और यहां पर जब बिहार के बॉर्डर में इंटर करेंगे तो बिहार के बॉर्डर में इंटर करने के बाद उनका जांच करा करके यहां से बस से, जैसे मैंने कहा कि हर एक ब्लॉक में, गांव में लोग घर चले जाते थे, खाना खा लेते थे, घर चले जाते थे, हर एक ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है और वहां पर उनको उसमें जाकर के रखा जाएगा। ये अरेंजमेंट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में फंसे लोगों की आवाजाही के लिए नई टीम और कंट्रोल रूम बनाया गया है। हर जिले के डीसी को नोडल अथॉरिटी श्वेता बनाया गया है। बिल्कुल, और नई गाइडलाइंस से महाराष्ट्र में जहां तहां फंसे लोगों के मन में नई उम्मीद भी अब इससे जागी है। लेकिन अपनी मंजिल तक जाना अब नेहा इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। और देखना ये भी यहाँ पर दिलचस्प होगा कि बगैर ट्रेन के ये आवाजाही कैसे मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में वो लोग काम करते हैं जो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया कि बिना अनुमति के महाराष्ट्र से ना तो कोई बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। नेहा, श्वेता, अब बात उस सवाल की जो सबके जहन में है, 3 मई के बाद क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म हो रही है और इसे लेकर सवाल है कि आगे प्रधानमंत्री इस पर क्या कदम लेते हैं। लेकिन दिल्ली के आजादपुर से जो तस्वीर आ रही है वो बेहद परेशान करने वाली है नेहा। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो पूर्ण लॉकडाउन है और ऐसे में जब वहां पर इतने मामले आ चुके हैं तो काफी संभल कर चलने वाली बात थी। लेकिन इसके बावजूद हमने जो तस्वीरें देखी और आपको भी दिखाएंगे कैसे मंडी में लॉकडाउन के बावजूद लोग खुला वहां पर चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है सख्ती से श्वेता, और ये काफी चिंताजनक बात है। बिल्कुल, और आजादपुर मंडी की हम बात कर रहे हैं और तस्वीरें भी आपको हम साथ ही दिखा रहे हैं। ये हाल तब है जबकि आजादपुर मंडी में कई कारोबारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। लगभग मीनाक्षी ने यहाँ 11 बताया जा रहा था कि 11 जो हैं वो पॉजिटिव केसेस यहाँ सामने आए हैं। वहां भीड़ की वजह से आप देख सकते हैं कि कोरोना का खतरा हर वक्त बना हुआ है। ऐसे में आखिर कैसे काम किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पहले भी जब लॉकडाउन की बात सामने आई थी तो इस तरह से किसी भी मंडी, चाहे यहाँ की बात हो या कहीं और की, कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराना ये बहुत बड़ी चुनौती थी, जो कि हमें दिख रही है फेल होती हुई पूरी तरह से। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी में कोरोना के 11 मामले आने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें में अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग सुबह सुबह कारोबार करने के लिए, फल और सब्जियां लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा लगातार पुलिस की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है, बैरिकेडिंग की जाती है कि ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर की तरफ जाए। लेकिन अंदर जब जैसे ही जाते हैं तो अंदर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आती हैं। कारोबारी इस कोरोना के लगातार जिस तरीके से मामले आ रहे हैं उसके बाद से ही कोताही कर रहे हैं, अंदर जाने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो गलियों में, कॉलोनियों में सब्जी बेचने वाले हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये मंडी की अंदर के और बाहर के आसपास की भी तस्वीरें मैं आपको चाहूंगा कि कैमरा पर्सन किस तरीके से जो कारोबारी यहाँ पहुंचते हैं वो सड़कों पर ही कारोबार जो है वो करना शुरू कर देते हैं। आपको तस्वीरें देखिए किस तरीके से अच्छी खासी भीड़ जो है वो मंडी और मंडी के बाहर जो है वो आपको नजर आएगी, जहाँ पर लोग जो है वो सुबह सुबह ही यहाँ पर कारोबार करते हैं और इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो उड़ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर जहांगीरपुरी है, जो दिल्ली का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट एरिया है, जहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं वो आने वाले कुछ समय में अगर कहा जाए तो सरकार के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो सकती है, जो कि कोरोना के कई बड़े मामलों को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
ये तस्वीरें देखकर नेहा मीनाक्षी, ये तो पहली बात तो ये लग रही थी कि ये दिल्ली की तस्वीर है ही नहीं, क्योंकि जहां पर 100 हॉटस्पॉट हो गए हों, जहां पर अरविंद केजरीवाल बार बार आके कह रहे हैं कि कोई ढील हम नहीं देंगे, अगर केंद्र सरकार भी ढील देती है तो वहां अगर इस तरह का नजारा देखने को मिले तो हैरानी की बात है। सत्येंद्र जैन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। सर, कितना अब तक मामले जो है वो आ चुके हैं और कितने अभी कंटेनमेंट जोन जो है वो दिल्ली में? दिल्ली में कुल मिलाकर 3439 केसेज अभी तक आ चुके हैं, जिसमें 125 नए केस कल ऐड हुए हैं और टोटल कंटेनमेंट जोन 100 हैं अभी तक। कल कोई भी नया कंटेनमेंट जोन नया नहीं बढ़ा है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि देखिएगा, नंबर्स में से काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं। 1092 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं और जो बचे हुए लोग हैं उनमें से 52 लोग आईसीयू में हैं और उनमें से 9 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। इसके अलावा लगातार दिल्ली सरकार जो है वो टेस्टिंग पर शुरुआत से ही जो है वो फोकस करके चल रही है और लगातार रैपिड टेस्टिंग भी जो है वो शुरू हो रही है, लेकिन कई जगह मामले ऐसे आते हैं कि जहां पर टेस्टिंग की जो रिजल्ट्स हैं उनमें टाइम लग रहा है, 1 से 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते का। क्या उसमें सरकार कर रही है, क्या टेस्टिंग जल्दी जल्दी कराने के लिए कर रही है? नहीं, ऐसा लंबा समय कहीं नहीं लग रहा है। एक ही लैब के अंदर दिक्कत आई है थोड़ी सी। सेंटर की एक लैब है NIB, वहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी लोगों का काफ़ी जगह से रश आ गया, परंतु इतना लंबा नहीं है कि 1-1.5 हफ्ते वाला नहीं है, कुछ दिनों का है। उससे बातचीत चल रही है, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। और टेस्ट का देखिएगा, हम बहुत एग्रेसिव हैं। रैपिड टेस्ट तो अभी केंद्र सरकार ने रोक दिए हैं। जो RT-PCR टेस्ट है वो मुझे लगता है हमारा देश के अंदर सबसे ऊपर है। हम 2000 से भी ज़्यादा पर मिलियन, देश का एवरेज 400-450 है, हमारा 2000 से भी ऊपर है, तो काफ़ी एग्रेसिवली हम टेस्ट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से बाहर फंसे हुए, उनको दिल्ली में लाने के लिए दिल्ली सरकार किस तरीके से कुछ नीति बना रही है, रणनीति तैयार कर रही है? और जो लोग दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी कई जगह नजर आया था जब काफी तादाद में लोग जो है वो बाहर निकल के गए थे और सरकार ने उनको रोका भी था और अच्छी तरह से व्यवस्थाएं भी करी थी, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या इस गाइडेंस को लेकर के सरकार करने जा रही है? देखिए, केंद्र सरकार की जो कल गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार जो भी राज्य अपने राज्य के अंदर यहाँ से लोगों को ले जाना चाहे, हम उसके लिए फैसिलिटेट करेंगे। और राज्य के जिम्मे तो ये लगाया गया कि भाई उस राज्य ने उनको मेडिकली स्कैन करना है जाने से पहले कि भाई सिम्टोमेटिक तो नहीं है कहीं। जो नॉन सिम्टोमेटिक है उन लोगों को ले जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का प्रबंध उसी राज्य को करना है जो राज्य लेके जाएगा। हमारी जितने भी आस पड़ोस के राज्य उनसे बातचीत चल रही है। कुछ लोगों को लॉकडाउन अभी भी मजाक लग रहा है। ऐसा एक मामला राजस्थान में सामने आया है, जहां पर एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण हुए हैं। लोग लॉकडाउन तोड़ने से वहां पर भी बाज नहीं आ रहे। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज वहां पर करना पड़ा। सरकार की नसीहत भूल गए, धर्म गुरुओं की अपील को भी नजरअंदाज कर दिया। फिर तो समझाने के लिए खाकी वाले ही बचे थे। ये तस्वीर राजस्थान के जोधपुर शहर की है, जहां कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण लगातार सरकार को परेशान कर रहा है। बावजूद चंद लोग सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 के नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आए। सबसे बड़ी बात, जोधपुर में एक ही दिन में 52 कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। यहां 51 रोगी जोधपुर शहर और आसपास के हैं। वहीं एक ईरान से लाई गई भारतीय भी पॉजिटिव पाई गई हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। राशन के दुकानों के बाहर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। पहले पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की, लेकिन जब जुबान से बात नहीं बनी तो डंडे चलाने पड़े। एक ओर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन पर हमले भी थमने का नाम नहीं ले रहे। कानपुर के चमनगंज इलाके में जब स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस की टीम एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए शख्स को लेने पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस की टीम को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। ये हालात तब है जब योगी सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे चुकी है।
इनमें से 4 की गिरफ्तारी की गई है, अन्य और टीमें भेजी गई हैं। इनके जो शेष हैं सबकी गिरफ्तारी की जाएगी, इसके बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। एपिडेमिक एक्ट के तहत इसमें NSA तक की कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग अभी तक और हैं जो इसमें आपको लग रहा है होंगे? ये करीब 10-15 लड़के थे जिन लोगों ने पकड़ा किया। कोरोना वॉरियर्स पर हमला ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। बिहार के मोतिहारी में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के बीच ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस पर भारी पड़ गया। सड़क पर बेवजह घूम रहे युवक की पिटाई से गांव वाले भड़क गए और पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। मामले में पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में SDPO और अन्य पदाधिकारी थाने से तुरंत वहां पहुंचे और उसके बाद गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की गई है और काफ़ी संख्या में लोगों को, 20 से अधिक की संख्या में लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। हावड़ा में भी पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद अब आरोपियों की धरपकड़ का काम शुरू हो गया है। पुलिस ने मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। हालांकि मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। सीएम ममता बनर्जी और स्थानीय विधायक ने हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश को बताया। हालांकि बंगाल पुलिस ने किसी भी साजिश से इनकार किया है। आज तक ब्यूरो। गाजियाबाद में एक अनोखी कहानी सामने आई। यहाँ एक शख्स को शादी का ऐसा भूत सवार हुआ कि घर से गया तो राशन लेने के लिए, लेकिन जब घर लौटा तो परिवार के लिए बहू लेकर आया। आगे बढ़ जाए तो हमें ये बोला कि मैं गाजियाबाद के थाने में खड़े इस शख्स को शादी का ऐसा भूत सवार हुआ कि घर से निकले तो राशन लेने के लिए थे, लेकिन परिवार के लिए बहू लेकर आ गए। बेटे के राशन लाने का इंतजार कर रही मां के बहू देखते ही होश उड़ गए। बहू को घर में लाने की बजाय सासू मां सीधे गाजियाबाद के थाने पहुंच गईं और फिर वहां शुरू हो गई पारिवारिक महाभारत। शादी का लाया है, मैं अंदर नहीं घुसने दे रही। कोरोना चल रहा, 1-2 महीने से मैं बाहर नहीं निकली, आज निकल गया। नहीं तो को निकलने दिया जाता है। अरे यार शांत भी होगा तो शांत कैसे रहेगा ये? हाँ, फिर ये 2 महीने से घर नहीं था, रोज रह रहा है। ये जाता जा रहा, राशन लेने जा रहा हूँ। तो शादी का आपको इसने बताया? नहीं पता, ये लगा रहा, बहू कर रही है, ये देख रहे। पंडित से बात करी हमने, पंडित ने हमें ये बोला कि अभी टाइम। एक और माँ बाप की नाराजगी तो दूसरी ओर लॉकडाउन का संकट। ऐसे में गर्लफ्रेंड को बहू बनाने की सारी प्लानिंग फेल होती नजर आ रही थी। पंडित तैयार था, लड़की तैयार थी, लेकिन लॉकडाउन का क्या करते। ऐसे में घर से राशन के नाम पर निकले और दिलवाले दुल्हनिया लेकर पहुंच गए। इतने सालों से रह रहा हूँ, मांगने वाला रहा हूँ मैं, मेरी कोई जिंदगी नहीं अपनी। ये बताइए मुझे आप क्या हो गया, ये बता। भैया इतने सालों से अलग रह रहा हूँ, खुद से खा रहा हूँ, खुद से कमा रहा हूँ। हाँ। इनसे 2.5 रुपए दे रहा हूँ। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। कब शादी करी? आज शादी करी है उन्होंने। कहाँ से शादी कर लिया? आज हमने मंदिर में शादी करी। मां ने तो साफ कह दिया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली बहू को वो अपने घर नहीं आने देंगी। ऐसे में ये नए नवेले पति पत्नी लॉकडाउन के बीच कहां जाएं? हालातों को देखते हुए पुलिस ने दोनों को किराए के घर का इंतजाम कराया। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। वहीं माँ बाप ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के बाद वो मामले पर विचार करेंगे। अब पूरे परिवार को लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है। मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। और अब बात कोरोना संकट से उपजी एक राजनीतिक संकट की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पीएम मोदी की याद आ रही है। उद्धव मोदी से फोन करके ये कह रहे हैं कि कोरोना संकट के बीच जो राजनीतिक संकट खड़ा किया जा रहा है उससे बाहर उन्हें निकाल लिया जाए। जिस मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए
उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती तोड़ दी थी। आज उसी गद्दी को बचाने के लिए एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मोदी से गुहार लगाई है। एमएलसी के लिए उद्धव के पास 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में लॉकडाउन के बीच चुनाव का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पुरानी टसल के बीच राज्यपाल पर भरोसा करना उद्धव के लिए मुश्किल है। ऐसे में संकट की इस घड़ी में उद्धव ठाकरे को मोदी की याद आई है। अपनी कुर्सी को डगमगाते देख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को फोन किया। फोन पर उद्धव ने मोदी से कहा कि राज्य में कोरोना संकट चरम पर है। इसी बीच राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में ऐसे समय राजनीतिक स्थिरता ठीक नहीं है, जब राज्य कोविड-19 जैसे संकट का सामना कर रहा है। उद्धव ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वो इस मामले को देखें। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने उद्धव को आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को देखेंगे। उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से 2 बार कोटे से एमएलसी का ऐलान करने की सिफारिश कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के प्रस्ताव को लेकर महाविकास अघाड़ी का प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला, लेकिन अब तक राज्यपाल की ओर से कोई सटीक जवाब नहीं आया, जिसके बाद उद्धव को पीएम मोदी से मदद की अपील करनी पड़ी। ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। संविधान के तहत उन्हें सीएम बनने के 6 महीने के अंदर यानी 27 मई 2020 तक किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। उद्धव ठाकरे बिना चुनाव लड़े ही सीधे सीएम बने हैं। ऐसे में उन पर ये नियम लागू होता है। उद्धव के पास 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है और कोरोना का संकट महाराष्ट्र में कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है ताकि वो महाराष्ट्र में इस सियासी संकट को बचा सके। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक।